चीख। दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया और बंद कर दिया गया। बैठे लोगों को देखते हुए फैटी डिंग ने अपनी बाहें मोड़ ली और लकड़ी की मेज के पास आगे पीछे चलने लगा, जैसे कि वह किसी चीज को लेकर चिंतित हो। अंत में फैटी डिंग अपनी सांस नहीं रोक सका और कहा, ओह, मैं वास्तव में आपको इस तरह देखने का आदी नहीं हूँ। ये यहाँ सुरक्षित है, इसलिए क्या आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते? मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। माहौल अच्छा देखकर बूढ़े ने लोहा गर्म होते हुए कहा। शाओयू ने उसकी ठुड्डी को छुआ और अनुमान लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी आ रहा हो? हे, ओह, आप लोगों का स्वागत है। यदि आप मेरी ओर देखते हैं, तो बस मुझे फैटी डिंग कहकर बुलाएं। युवा मास्टर की बातें सुनने के बाद फैटी डिंग ने अपना पेट थपथपाया और खुशी से मुस्कुराया। अरे, लेकिन मेकअप लगाना भी मजेदार है ना बेबी तियानमिंग? रॉबर्जी ने चंचल अभिव्यक्ति के साथ तियानमिंग से कहा। अरे, क्या परिचय, मैं यहाँ हूँ, मैं पहले आऊंगा, मैं सभी भाई और दोस्त हूँ। मेरा उपनाम डिंग है, मैं यहाँ दुकानदार हूँ। मैं विशेष रूप से आपसे मिलने और उसके बाद होने वाली कार्रवाइयों में सहयोग करने के लिए यहाँ आया हूँ। फैटी डिंग ने अपना हाथ लहराया और साहपूर्वक कहा। रॉबर्जी ने जियोजी की मुस्कुराती अभिव्यक्ति को देखा, लेकिन उसे भी बहुत उत्सुकता महसूस हुई और कहा, विशाल, आप बात कर रहे हैं? आपका स्वागत है। मैंने पहले ही आपके खाना पकाने के कौशल के बारे में सुना है, फैटी डिंग। ऐसा लगता है कि हम इसे अगले समय में मौखिक रूप से लेंगे। जियोजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बंदरगाह के सभी नागरिक जहाजों को समुद्र में जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि आधिकारिक जहाज पूरे दिन आते जाते रहते हैं और वे सभी भरे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि वे कहीं ना कहीं आपूर्ति ले जा रहे हैं। फैटी डिंग ने जारी रखा। विशालकाय, आपके अधीनस्थ सेंटियानलो को अच्छी जानकारी है, क्या कोई खबर है? बूढ़े आदमी बान ने अपना सिर घुमाया और जियोजी से पूछा। इस संसार में जीवन का अमृत कैसे हो सकता है? कोई भी मौत से नहीं बच सकता, यहाँ तक कि अंगझेंग भी नहीं। तियानमिन की बातें सुनकर शाओयू ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है। फैटी डिंग ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और फिर कहा, और एक और अजीब बात है। ठीक है, कम से कम दोगुना, और यह अभी भी बढ़ रहा है। और पिछले 3 दिनों में हवेली को भारी बख्तरबंद सैनिकों से बदल दिया गया है, और आसपास की कई सड़कें बंद हैं। यहाँ तक कि दिन में भी किसी को पास आने की इजाजत नहीं है। फैटी डिंग ने सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता कि जीवन का कोई अमृत नहीं होगा? दुनिया इतनी बड़ी है, अगर यह वास्तव में मौजूद है तो क्या होगा? शब्दों को सुनने के बाद तियानमिंग ने तुरंत जवाब दिया, और फिर जियो जी से कहा, बड़े भाई जियो, आप बहुत सी चीजें जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या इस दुनिया में कोई अमृत है। आपका काम क्या है? ये शब्द सुनकर बेगहैमर का चेहरा ठिठक गया और उसने गुस्से से कहा। जयान कबीले के युवा गुरु। नदियों और झीलों पर रहने वाले भाइयों की बहुत प्रशंसा की जाती है। फैटी डिंग ने प्रशंसा में कहा। हालांकि जयान कबीले अब गिरावट में है, उनकी प्रतिष्ठा अभी भी महान है, और वे किन विरोधी ताकतों में सबसे दृढ़ शक्ति भी हैं। एक, किन सेना ने संघाई में और अधिक सैनिक भेजे हैं? फैटी डिंग के बोलने के बाद जूनू को समझ आया कि उसका क्या मतलब था। पाओ डिंग जी न्यू अद्भुत है। मैंने बहुत समय पहले डिंग परिवार का नाम सुना था। ये सुनकर गायनी ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा, ये चू देश के जयान कबीले से शाओयू है। ओल्ड मैन बान ने शाओयू की ओर इशारा किया और परिचय दिया। मुझे पता चला, अपना चेहरा बदलने के बाद भी तुम कुछ अधिक सुंदर हो। जब तियानमिंग ने रॉबर्जी को सुना, तो उसने अभी अभी स्नोगर्ल के शब्दों से अपना गला घोंट लिया और जल्दी से पलटवार किया। चोर जैक के अवाक रह जाने के बाद तियानमिंग को गर्व महसूस हुआ। उसने अपनी कोहनी से बड़े हथौड़े पर वार किया और उत्सुकता से पूछा, अरे बड़े आदमी, तुम यहाँ कैसे आए? ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने इसे पूरे तरीके से नहीं देखा। तुम्हें मृग तृष्णा क्या है? जूनू ने हैरान होकर पूछा। जब सभी ने ये शब्द सुने, तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद वे सभी वापस अपने मूल स्वरूप में बदल गए। सभी को अपने मूल स्वरूप में लौटते हुए देखकर फैटी डिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस तरह यह अधिक आरामदायक लगता है। हाँ, और कुछ मत कहो, लेकिन मेरी जगह, डिंग फैटी, खाना निश्चित रूप से अपरिहार्य है। मैं तुम्हें दावत देने का वादा करता हूँ। जब डिंग फैटी ने जियोजी की बातें सुनी तो हंसे। एक रसोई के रूप में दूसरों ने उनकी प्रशंसा की। खाना पकाना सबसे आनंददायक चीज है। हाँ, जब तियानमिंग ने ये सुना,
तो उसे अंततः समझ में आया कि बिग हैमर ने खुद को क्यों नहीं बताया, और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। मिराज एक विशाल समुद्र है। इन यांग परिवार की ये नियांग तकनीक और गोंगशू परिवार की दबंग तंत्र तकनीक को मिलाकर 10 साल के प्रयास से किन देश द्वारा बनाया गया जहाज, जियोजी ने हल्के ढंग से समझाया। डेंगटियानलो के मालिक फैटी डिंग का नाम मैंने लंबे समय से सुना है। अब जबकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, मुझे अभी भी लगता है कि विशालकाय वास्तव में युवा है। फैटी डिंग ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। उसने पहले बूढ़े व्यक्ति के पत्र से वर्तमान विशाल के बारे में सीखा था। वह बहुत छोटा है, और वह डेंगटियानलो का मालिक भी है। अब जब वह इसे अपनी आंखों से देखता है, तो भी उसे यह विश्वसनीय लगता है। आखिरकार, इतनी कम उम्र में डेंगटियानलो जितनी बड़ी नींव बनाने में सक्षम होना सामान्य लोगों के लिए बस अकल्पनीय है। छोटा यिन जंगल में छिपा है, लेकिन बड़ा यिन शहर में छिपा है। यंग झेंग ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो परिवार संचार के आधार के रूप में इस व्यस्त शहर में एक विशाल सराय खोलेगा। जैसी कि अखाड़े में एक नायक से अपेक्षा की जाती थी, सीनियर डिंग में ऐसा करने का साहस था। लोग, शाओयू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। दीर्घायु का अमृत। जब डुआनामुरोंग और अन्य लोगों ने जियो झी की बातें सुनी तो चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। वास्तव में इस संसार में जीवन का अमृत है। जियो झी मंद मंद मुस्कुराया। यहाँ किलू की भूमि में मो परिवार का एक महत्वपूर्ण उपपतवार है। यह इलाका सुदूर और गुप्त है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, और बाहरी लोग इसे आसानी से नहीं पा सकते हैं। ये 5 मील के दायरे में आसपास के आवासीय घरों में बिखरा हुआ है, और वहाँ मो परिवार के शिष्य तैनात हैं। यदि कोई बदलाव होता है, तो आप हमेशा बचाव के लिए प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब आप में से कई लोग घायल हैं, जो कार्रवाई के लिए अच्छा नहीं है। चोटों से उबरने के दौरान इंतजार करते हुए वहां एकांत में रहना सबसे उपयुक्त है। अगला कदम, फैटी डिंग ने समझाया, प्रवाह के साथ जाएं। जियोजी ने हल्के से कहा, ठीक है, सब लोग, जीवन के अमृत के बारे में चिंता मत करो। अब सोंगहाई शहर में विभिन्न ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। जब वे कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं तो सभी को अधिक सावधान रहना चाहिए। जियोजी ने उन सभी से कहा जो ठीक हो गए थे। अरे, ये बहुत सरल है। दूसरा पैटर्न एक घोड़ा है, और तीसरा पैटर्न ओथिलो है। आप क्या नहीं समझ सकते? तियान मिंग हंसे और कुछ गर्व के साथ कहा, ये सही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि श्री झांग लियांग का क्या मतलब था। बूढ़े आदमी बान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बेबसी से कहा। शी लैन ने हैरान चेहरे पर खाली खाने के डिब्बे को देखा और कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी इसकी जांच की, ये खाली कैसे हो सकता है? हालांकि तियानमिंग ने अभी कहा कि इस दुनिया में एक अमृत होना चाहिए, यह मुख्य रूप से शाओयू का खंडन करने के लिए था। वास्तव में, उसे वास्तव में विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में कोई अमृत है। शहर के बाहर एक गुप्त स्थान। जियांग लियांग ने उत्सुकता से पूछा। जियोजी ने ताली बजाई और सभी का ध्यान आकर्षित किया। अभी अभी उनके शब्दों का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे वे लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाए। जियोजी के सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर जूनू और अन्य लोगों को उसे थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। अमरता एक ऐसी चीज है जिसका बहुत से लोग सपना देखते हैं। यह आपके मुंह में कैसे आ सकता है, जैसे कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सच है कि भरे हुए आदमी को पता नहीं चलता कि भूखा आदमी भूखा है। ये वह जगह भी है जहां मैं उनके कन्फ्यूशिवाद को सबसे अधिक सहन नहीं कर सकता। फैटी डिंग ने गहरी सहानुभूति के साथ कहा, घोड़ों को कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता कि वह घोड़े का चित्र क्यों बनाना चाहता है, बिग हैमर ने तिरस्कार पूर्वक कहा। जियोजी ने बोलना समाप्त करने के बाद धीरे से एक छोटा सा कदम उठाया, और सभी ने आवाज सुनी और जल्दी से देखा, लेकिन यह एक सुंदर चेहरे वाला बैंगनी कपड़े में एक लड़का था। मैंने देखा कि इस समय उसके दोनों हाथों में एक डिब्बा था और वह धीरे धीरे सबकी ओर बढ़ रहा था। आना, डुआनमू रोंग ने अपना सिर घुमाया और जियोजी से पूछा, मास्टर, क्या आप जानते हैं इनका क्या मतलब है? मुझे भी यह अमृत संयोग से मिला। इसमें सबसे महत्वपूर्ण औषधीय घटक एक विशेष उल्कापिंड है जो आकाश से गिरा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का एकमात्र अमृत है। लेकिन अगर मुझे इस तरह का उल्कापिंड दोबारा मिलता है, तो मुझे जीवन के अमृत को परिष्कृत करने का पूरा भरोसा है। जियोजी ने समझाया, और फिर जारी रखा, आपको इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार, जीवन का अमृत केवल अमरता के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकता हूँ। अगर मुझे पीट पीट कर राख कर दिया गया, तो मैं मर जाऊंगा। उल्कापिंड जो आसमान से गिरा,
हो सकता है कि आपने जो अमृत लिया हो, बिग ब्रदर जियो, वह देवताओं द्वारा आकाश में गिराया गया एक खजाना था। तियानमिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचो, अगर यह वास्तव में आकाश में देवताओं का खजाना था, तो उसे ऐसा लगता है कि नश्वर लोगों के लिए हमेशा के लिए जीवित रहना असंभव नहीं है। आप घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रहे हैं? बिग हैमर ने पूछा। कृपया इस पुस्तक का पहला डोमेन नाम याद रखें। टीएफ बॉयज मोबाइल संस्करण पढ़ने का यूआरएल। झांग लियांग को इन विशिष्ट चीजों के साथ खेलना पसंद है, लेकिन चूंकि यह तियानमिंग और शाओयू के बारे में है, इसलिए केवल एक ही संभावना है, और वह है उनके लिए लिटिल सेज हवेली में प्रवेश की व्यवस्था करना। जियोजी ने हंसते हुए कहा। झांग लियांग को सबसे अच्छा सलाहकार बनने के लिए कहा। मुझे इस प्रकार की किट का उपयोग करना पसंद है। यह आपको स्वयं समझने का एक सामान्य अर्थ देता है, जो आपको सीधे बताने और वांछित प्रभाव लाने से कहीं बेहतर है। किसी भविष्यवक्ता के शब्दों की तरह ही इसके भी कई अर्थ होते हैं, इसलिए जब आप अंततः इसे समझेंगे, तो आपको लगेगा कि यह व्यक्ति वास्तव में दिव्य है। हाँ, फैटी डिंग ने सिर हिलाया। उस आदमी के हाथ से खाने का डिब्बा ले लिया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। जिस वजन से उसने शुरुआत की थी वह वही रहा, और जब उसने खाने का डिब्बा खोला, तो उसने पाया कि खाने का डिब्बा वास्तव में खाली था। उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। उस आदमी ने पूछा, शीलैन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? जियो जी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतना यकीन है कि इस दुनिया में एक अमृत है। इसका कारण यह है कि मैंने खुद एक लिया है, और वह अमृत दुनिया में एकमात्र होना चाहिए। उनमें से एक। लेकिन अगर पर्याप्त सामग्रियां हैं, तो शायद मैं एक नया अमृत बना सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है। मिस्टर झांग को डर है कि हम बोर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें खेलने के लिए पहेलियां दी। डाकूजी कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि उन लोगों को छोड़कर जिनके पास कोई मिशन है, सभी के लिए शहर के बाहर एक गुप्त ठिकाने में रहना सबसे अच्छा है। फैटी डिंग ने सुझाव दिया। विशाल, क्या तुमने सचमुच जीवन का अमृत पी लिया है? और क्या तुम अमृत बना सकते हो? रूपसी ने अविश्वास में पूछा। अमरता हमेशा वही है जो मनुष्य चाहता है, और अचानक जियोजी को ये कहते हुए सुना कि उसने वास्तव में इसे ले लिया है। जीवन के अमृत के बाद रोईजी ने केवल यही सोचा कि उसने सिर्फ मतिभ्रम सुना है। गुडोंग। जियोजी के शब्दों को सुनने के बाद हर कोई अनायास ही निगल गया। इस संसार में वास्तव में जीवन का अमृत है। जियोजी ने वास्तव में पहले भी जीवन का अमृत लिया था, और यह अभी भी पौराणिक कथाओं की दुनिया में था। इस अमृत को भी यंग झेंग ने परिष्कृत करने का आदेश दिया था, लेकिन इसे परिष्कृत करने से पहले औषधीय मार्गदर्शक के रूप में एक विशेष उल्कापिंड की आवश्यकता थी। यदि किनशी के मिंग्यू विश्व में गिराए गए चमक के पत्थर की संरचना पौराणिक दुनिया के उल्कापिंड के समान थी जो जीवन के अमृत को परिष्कृत करता है, तो जियोजी जीवन के अमृत को परिष्कृत करने के लिए चमक के पत्थर और अन्य औषधीय सामग्रियों का उपयोग कर सकता है। कोई शब्द नहीं है, केवल 3 तस्वीरें हैं। मास्टर जू ने कहा। हर कोई इकट्ठा हो गया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। अच्छा, यह, क्या आप चाहते हैं कि हम घुड़सवारी करें? तियानमिंग ने बहुत सोचा। जहां तक शाओयू और तियानमिंग का सवाल है, अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर एक किट निकाली और कहा, इससे पहले श्री झांग लियांग ने भाग लेते समय जानबूझकर इस किट को छोड़ दिया था। ये लालटेन महोत्सव नहीं है। आप कौन सी पहेलियों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं? बड़े हथौड़े ने उसके सिर पर थपथपाया और अवाक चेहरे से कहा, वह इतना असभ्य आदमी है जिसे इस तरह की दिमाग खराब करने वाली चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। वह विशाल, तुम्हारा क्या मतलब है? जूनू ने जब जियोजी की बातें सुनी तो कुछ संदेह के साथ पूछा। थोड़ी देर के बाद तियानमिंग ने अपना सिर खुजलाया और जियोजी से पूछा, बड़े भाई जियो, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ओह, शतरंज खेलने के लिए घोड़े की सवारी करो। तियान मिंग ने अपना सिर थपथपाया और हंसा। खांसी, इसे घेराबंदी युद्ध शतरंज कहा जाता है, ओथिलो नहीं। शाओयू ने तियानमिंग की ओर अपनी आंखें घुमाई और कुछ अवमानना के साथ कहा, शीलैन, क्या आपने गलत खाने का डिब्बा ले लिया? फैटी डिंग ने जब शीलैन के चेहरे पर भाव देखे तो अनिश्चितता के साथ पूछा। यह, शीलैन को भी यह अजीब लगा। जलपान के लिए भोजन का डिब्बा एक के लिए तैयार किया गया था, और इसे गलत करना असंभव था। उसने अभी अभी यह भी जांचा कि भोजन के डिब्बे में जलपान अचानक अलग कैसे हो सकता है। उड़ने के बारे में क्या? जियोजी ने शीलैन के पीछे शीलैन को देखा, जो हवा में उड़ रहा था और अपने मुंह के कोनों को पोंछ रहा था, और असहायता से अपना सिर हिलाया। ये छोटा लड़का, जब वह भोजन चुरा रहा था, तब भी परवाह नहीं करता था कि किसी को पता चल जाएगा,
जब तक वह अच्छा खाता है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के गुप्त रूप से खाएगा, और कोई भी उसे वैसे भी नहीं देख सकता है। फैटी डिंग, मैं इस खाने के डिब्बे में जलपान ले लिया, इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो, एक नया तैयार करो। जियोजी ने तुरंत कहा कि जब उसने शिनलैन की तंग उपस्थिति देखी तो चोर ने कुछ खा लिया, शिनलैन को दोष नहीं लेने दे सकता। बड़े भाई जियो, क्या आप कुछ स्वादिष्ट भोजन चुराने जा रहे हैं? तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? ये बहुत उबाऊ है। तियान मिंग, जो किनारे पर था, ने जियोजी के शब्दों को सुना और तुरंत शिकायत की। ठीक है, फैटी डिंग, ये सब जलपान के एक डिब्बे के लिए है। बस जाओ और दूसरा तैयार करो। ऐसा ही होता है कि हमने लंबे समय से आपकी शिल्प कौशल की कोशिश नहीं की है, इसलिए आपको अपने हाथ अच्छे से दिखाने होंगे। रॉबर जी ने भी जल्दी से कहा। जब जियो जी ने सभी को देखा, तो आपने कहा कि जियो जी शिनलैन की मदद कर रहा था, लेकिन वह फूट फूट कर मुस्कुराया। जब उसने सच कहा तो किसी ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? शिनलैन का सामना करते हुए शार्डिन फ्रूट छोटी लड़की ने एक खाली आंख फेंक दी। एक मिनट रुको, गायनी ने अचानक कहा, और फैटी डिंग को रोका जो खाने का डिब्बा हटाकर जाने वाला था। क्या गलत है? फैटी डिंग ने असमंजस में पूछा। हर कोई, कृपया इस खाने के डिब्बे के आकार को देखें। जिन ने खुले हुए खाने के डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा। गायनी ने जो कहा उसे सुनने के बाद अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उन्होंने जियोजी को अधिक प्रशंसा के साथ देखा। जियोजी ने बस ये कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बांस के टुकड़े का क्या अर्थ है, लेकिन झांग लियांग का अर्थ केवल एक संभावना थी। वह है तियानमिंग और अन्य लोगों को ज़ियाओ शिंगजियानजुंग जाने देना, और अब ऐसा लगता है कि यह वैसा ही है जैसा उन्हें उम्मीद थी। ठीक है, चूंकि यह मामला है, जब प्रबंधक डिंग जलपान तैयार करता है, तियानमिंग, शाओयू, आप दोनों, और प्रबंधक डिंग, लिटिल सेज विलेज में जाते हैं। जियोजी ने जोर से कहा। ठीक है। शब्द सुनते ही तियानमिंग और शाओयू ने तेजी से सिर हिलाया, वे जियोजी के शब्दों के प्रति आज्ञाकारी थे। जियोजी और जू एनवी के एक सराय में खाना खाने के बाद जियाओजी सभी के साथ रुकी और समुद्र के किनारे एक जागीर में चली गई, जबकि तियानमिंग और शाओयू फेटिडिंग के पीछे पीछे जियोशिंगजियान गांव तक चले गए। गुइहाइजुंग, क्या शानदार जागीर है। जब दाकुजी अपने सामने आलीशान जागीर को देख रहा था तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये गुइहाई गांव सोंगहाई शहर में खरीदी गई संपत्ति डेंटियानलो की एक शाखा है। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। जियोजी मुस्कुराए। मास्टर हुआंग एर और मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जियोजी और अन्य लोग गेट में दाखिल हुए, मुरोंग फेंग और मुरोंग हुआंग ने उनका स्वागत किया। युवा मास्टर की चिंताओं को दूर करने में मदद करना फेंगर के लिए सम्मान की बात है। युवा मास्टर के अतिथि कक्ष की व्यवस्था की गई है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मुरोंग फेंग मधुरता से मुस्कुराए। ठीक है, रास्ता दिखाओ। जियोजी ने सिर हिलाया और दोनों बहनों को आगे बढ़ने दिया। मुरोंग फेंग और मुरोंग हुआंग के नेतृत्व में पहली चीज जिसने सभी का ध्यान खींचा वह दो गोलाकार सीढ़ियां थीं, जो साफ और चिकनी थीं। इमारत के बगल की झाड़ियां, पक्षी गाते हैं और फूल सुगंधित हैं। लंबा गलियारा घुमावदार है, तालाब में झील का पानी बिल्कुल साफ है, और मछलियां समय समय पर खुशी से तैरती हैं। चारों ओर देखने पर पूरी जागीर राजसी है, लेकिन ये सूक्ष्म और सुरुचिपूर्ण है, और यह वास्तव में अलग और सुरुचिपूर्ण है। फिर मिलते हैं युवा मास्टर। मेरी जान, इसकी कीमत कितनी है? रॉबर जी ने अपने सामने शानदार अतिथि कक्ष की ओर देखा और आश्चर्यचकित भाव से कहा। उसने देखा कि इस अतिथि कक्ष के दरवाजे पर सूर्य की रोशनी में शीशे की खिड़कियां लगी हुई थी, सुंदर लग रहा है। डेंटियानलो द्वारा निर्मित चमकदार कांच, जैसे अंगूठियां, बालियां और अन्य छोटी वस्तुएं, सबसे सस्ता 100 टन सोना है, और आपके सामने दरवाजे पर आधे व्यक्ति ऊंचाई वाली चमकदार खिड़की का मूल्य हजारों टन सोने के बराबर है। बड़े लड़के, तुम इसे गलत जगह ले आए होगे। यह आपका कमरा होना चाहिए। बड़े हथौड़े ने उसके सिर के पिछले हिस्से को खरोंच दिया और अनिश्चितता से कहा। जियोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। इस गुइहाई विला में 10 सर्वश्रेष्ठ अतिथि कमरों में कांच की खिड़कियों का उपयोग किया गया है, और वे सभी विशेष कांच की खिड़कियां हैं जो स्टील की तरह कठोर हैं। हाँ, यहाँ तक कि जिस महल में यंगजेंग रहता था वहां भी चमकदार खिड़कियों का उपयोग नहीं किया जाता था। ये बहुत असाधारण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज इतने आलीशान घर में रह पाऊंगा। बूढ़े आदमी को इस कमरे को देखना होगा। क्या अंतर है? बूढ़े व्यक्ति ने पहले एक कमरा चुना, अंदर चला गया, और प्रवेश करते ही हल्की चंदन की गंध आई।
पूरे कमरे में सामान और सामान सभी अच्छे उत्पाद हैं। बुटीक में ये चमकीला है दर्पण, ये बहुत स्पष्ट है। मैं बहुत सुंदर हूँ। रॉब अजी कमरे में चला गया। तुरंत उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे दर्पण पर पड़ी और दर्पण से आत्ममुग्ध होकर कहा, जाओ, यहाँ आत्ममुग्ध मत बनो, अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे अपने कमरे में भी है। जब बूढ़े आदमी बान ने रूपसी की आत्ममुग्ध उपस्थिति देखी तो उसने घृणा से अपने हाथ लहराए। कंजूस, मैं अपने कमरे में फोटो लूंगा। डाकूजी ने व्यंग्य किया और दूसरे कमरे में भाग गया। जू एनवी और डुआनमू रोन के कमरे और ओल्ड मैन बान और अन्य के बीच अंतर यह है कि ओल्ड मैन बान के कमरे में वैनिटी दर्पण केवल वॉशबेसिन के आकार का है, जबकि जू एनवी और डुआन मुरोंग के कमरे में एक फर्श से छत तक का दर्पण है जो एक व्यक्ति लंबा है। एक बिंदु पर जूनू और डुआनमू रोन को बहुत सहमत महसूस हुआ। अगली सुबह ग्वेहाइजून के काउंसिल हॉल में मास्टर फैन ने पुरस्कार जीत लिया है। जू एनवी विशाल की महिमा में डूबा हुआ है। जू एनवी ने विनम्रतापूर्वक कहा, वह ये भी समझती थी कि जब यह स्नोगल सियाई फैल जाएगी तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। हे, बिग ब्रदर टाई, आपने अभी तक इस तरह के आशीर्वाद का आनंद नहीं लिया है। कुछ और दिन रहने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। जूनू ने बिग आयरन हैमर के शब्द सुने, अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। जूनू मूल रूप से फिक्स्यू पवेलियन का मालिक था। वह फिक्स्यू पवेलियन की मास्टर हुआ करती थी। उसकी सेवा भी कम नहीं की जाती थी, इसलिए वह यहाँ के जीवन के प्रति बहुत अनुकूलित थी। जियोजी द्वारा बेचे गए समाचार पत्रों के लेख अनजाने में जियोजी की महानता को व्यक्त करेंगे, दूसरों को सूक्ष्मता से प्रभावित करेंगे और अंततः जियोजी की पूजा करने के प्रभाव को प्राप्त करेंगे। पिछड़े सूचना प्रसार के इस युग में समाचार पत्रों का उद्भव बिल्कुल क्रांतिकारी विकास है। इसके अलावा जियोजी के समाचार पत्र प्रसिद्ध उस्तादों के कुछ क्लासिक लेख छापेंगे। कठिन सांस्कृतिक प्रसार के इस युग में जियोजी का मानना है कि उन लोगों को अखबार खरीदने के लिए एक पैसा भी खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। समाचार पत्र के विमोचन के साथ गीत स्नोगल को निश्चित रूप से दुनिया भर के लोगों द्वारा सराहा जाएगा। मैं नहीं जानता कि दुनिया में कितने लोग शहर और देश की इस अद्वितीय सुंदरता को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। मुझे डर है कि केवल इस शब्द के आधार पर ज़ुएनवी न जाने कितने पुरुषों की स्वप्न प्रेमी बन जाएगी। हाँ, युवा मास्टर, मुरोंग फैंग ने सिर हिलाया और जल्दी से ओल्ड मैन बान और अन्य को एक प्रति भेज दी। मुरोंग फैंग मधुरता से मुस्कुराए और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, युवा मास्टर द्वारा नीचे जाने का आदेश देने के बाद मैंने इसकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। अब पहला समाचार पत्र छप चुका है और आज सुबह ये समाचार पत्र पहले से ही डेंटियानलो बैनर के तहत 700 की संख्या में है। कई दुकानों में बिक्री शुरू हो गई है। प्रत्येक अखबार एक तांबे की प्लेट है और युवा मास्टर ने जो कहा उसके अनुसार यह सबसे सस्ती कीमत पर बेचा जाता है। बोलना समाप्त करने के बाद जियोजी ने अपना सिर घुमाया और मुरोंग हुआंग से पूछा, जो उसके बगल में था, जियो हुआंग, जियो फैंग कहाँ है? बूढ़े आदमी की आह सुनकर जियोजी मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि समाचार पत्र बांस की पर्चियों की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक होते हैं। अनुमान है कि आज के बाद न जाने कितने लोग त्यानलू आकर सहयोग मांगेंगे। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जो लूटना चाहता है, जियोजी को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब तक वह नहीं चाहता, भले ही यंगजेंग लूटना चाहे, वह इसे नहीं ले सकता। बड़े लड़के, यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या तुम छोटी मिस्सी को मुझे कपड़े पहनने में मदद करने के लिए सुबह जल्दी आने से रोक सकते हो? मेरे हाथ और पैर बड़े हथौड़े वाले हैं, इसलिए मुझे अपने कपड़े पहनने की अधिक आदत है। बड़ा हथौड़ा थोड़ा शर्मिंदा है, कहा। आज सुबह सुबह 2 नौकरानियां बिग हैमर के कमरे में भाग गईं और उसे धोने और कपड़े बदलने के लिए सेवा दी। बिग हैमर एक असभ्य आदमी था, जिसे पहले वहां सेवा दी गई थी, और वह स्तब्ध खड़ा था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और उसके होश में आने से पहले उसे कपड़े पहनने में मदद करने के लिए नौकरानी का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है पंगू की दुनिया के निर्माण की कहानी और भी दिलचस्प है। रूफसी, जो किनारे पर थी, अखबार पढ़ने के बाद जोर से हंसी। ज़ियाओफेक, इस बार कितने समाचार पत्र छपे? अखबार पढ़ने के बाद जियोजी ने मुरोंग फैंग से पूछा। मास्टर, ये पहला नया छपा अखबार है। थोड़ी देर बाद मुरोंग फैंग अखबारों का ढेर लेकर अंदर आया। फूस की झोपड़ी में चंदन की लकड़ी जलाई जाती है और जैसे ही आप झोपड़ी में प्रवेश करेंगे तो आपको एक खुशबू आएगी और साथ ही एक बार की विशेष नाक की रुकावट भी होती है, जो कि बनी होती है। भीगा हुआ सूती कपड़ा नाक में ठूंस दिया और तुम्हें गंध नहीं आती। आना। इस अखबार को जियोजी से पहले मुरोंग फैंग ने बनाया था। आखिरकार
जियो जी के लिए पूजा अनकर्जित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और समाचार पत्र एक बहुत ही सुविधाजनक उपकरण है। किन राजवंश में अखबारों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कागज भी केवल जियोजी के डेंगटेनलू ही पैदा कर सकते थे, इसलिए वह प्रतिस्पर्धियों से नहीं डरते थे। फैनजेग ने अखबार पढ़ने के बाद जियोजी और जोएनवी को देखकर मुस्कुराया। हे, एक बार यह अखबार जारी हो जाएगा, जियो गोंगजी का नाम पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, और जो लोग जोएनवी की उपस्थिति देखना चाहते हैं, वे शायद आकाश में सितारों जितने हैं। कृपया इस पुस्तक का पहला डोमेन नाम याद रखें। टीएफ बॉयज मोबाइल संस्करण पढ़ने का यूआरएल। स्लेजहैमर ने भी सहमति में सिर हिलाया। दुनिया को कुल्हाड़ी से विभाजित किया, ये कितनी शक्तिशाली चीज है। जियोजी के पास एक खुफिया विभाग है जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है। अखबार में खबरें उनके द्वारा एकत्रित की जाती हैं। हालांकि इस युग में परिवहन की असुविधा के कारण समाचार पत्र हर दिन नहीं बल्कि हर 3 दिन में निकाला जाता है। एक बार बिक्री पर प्रत्येक शौचालय के नीचे एक बहता हुआ जल चैनल है और मल बहते पानी के साथ बहकर सीधे समुद्र में चला जाएगा। रूटसी को और भी अजीब बनाने वाली बात ये थी कि जिस चीज से उसके नितंबों और नितंबों को पोंछा जाता था वह बांस या टाइल नहीं बल्कि घास का कागज नामक चीज निकली। इस तीसरे पैनल पर दर्ज किया गया पहला शब्द स्नोगलसियाई है जिसे जियोजी ने पहले जूनू के लिए लिखा था। लेखक के हस्ताक्षर को जियोजी कहा जाता है जो दुनिया का पहला बेटा है। इस शब्द के नीचे एनालेक्स में कुछ वाक्य हैं। चौथे संस्करण के शीर्ष पर पंगु द्वारा दुनिया के निर्माण की पौराणिक कहानी है और एक चित्रण भी है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि इस तस्वीर में पंगु का चेहरा जियोजी से काफी मिलता जुलता है। हालांकि जियोजी कविताएं लिखने और सुनाने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह 310 कविताओं से परिचित हैं और कविताएं लिखना नहीं जानते हुए भी गा सकते हैं। बाद की पीढ़ियों के समर्थन के रूप में तान कविताओं और गीत कविता के साथ जियोजी भविष्य में अखबार के प्रत्येक अंक में एक कविता या एक कविता छोड़ देगा। समय के साथ दुनिया में पहले बेटे की पहचान स्वाभाविक रूप से पहचानी जाएगी और एक व्यक्ति जो कर सकता है। कितने लोग जियोजी की पूजा करेंगे जो कविताएं लिखते रहते हैं जिन्हें युगों युगों तक पारित किया जा सकता है। हाँ, मुरोंग फैन की बातें सुनने के बाद जियोजी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। इसने पहली बार 200,000 प्रतियां छापी, लेकिन जियोजी का मानना था कि भविष्य में अखबारों की बिक्री निश्चित रूप से प्रतिदिन कई मिलियन प्रतियों तक पहुंच जाएगी। आखिर अखबार भी तो अखबार ही होता है। ऊपर दर्ज कविताओं का मूल्य तांबे की प्लेट के मूल्य से कहीं अधिक है। बड़ी बहन कुछ लेने गई है, बाद में आएगी। मुरोंग हुआंग जियोजी के पास बैठ गया और जियोजी के लिए एक कप चाय डाली। हर कोई इसकी आदत डाल लो। जियोजी ने ओल्ड मैन बान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चीन के 4 महान आविष्कारों में से एक के रूप में कागज चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। यदि कागज नहीं है तो आज भी पश्चिमी देश जानकारी दर्ज करने के लिए भेड़ की खाल का उपयोग कर रहे हैं। जियानयांग पैलेस में यंग झेंग ने अपने हाथ में अखबार देखा और खुद से कहा, भले ही मैं व्यक्तिगत रूप से स्काई टॉवर पर जाऊं, मैं केवल 7वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए योग्य होऊंगा। मूल रूप से मैंने सोचा था कि आपके शब्द सिर्फ झूठे शब्द थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे नहीं हैं। इसलिए यहाँ आए। लीसी को एक आदेश भेजें और उसे स्काई टॉवर के मालिक को ढूंढने दें। पंगु अद्भुत है। शाओयू ने बोलना समाप्त करने के बाद तियानमिंग ने कहा, फिर अपनी आंखों पर हाथ रखा और आकाश में सूरज की ओर देखा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा, सबसे बड़े भाई। शाओयू ने गर्व से कहा और फिर तियानमिंग को पंगु की दुनिया के निर्माण की कहानी पढ़ी। हालांकि डेंग टियानलो देश को टक्कर देने के लिए काफी अमीर है, लेकिन यंग झेंग को पहले बहुत अधिक परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी नज़र में डेंग टियानलो सिर्फ पैसा कमाने के लिए रंगीन कांच बेच रहा है। लेकिन अब डेंग टियानलो अखबार बेच रहा है, इसलिए यंग झेंग को परवाह करनी होगी, क्योंकि वह जानता था कि बांस की पर्चियों की तुलना में इस तरह का अखबार कितना सुविधाजनक होगा। शाओयू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, लड़के, ये सिर्फ एक परी कथा है, तुम्हें इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। ओह, ठीक है, आपने जो कहा वह समझ में आता है। ये सुनकर शाओयू अवाक रह गया। शाओयू ने उसकी पीठ थपथपाए वाक होकर माथा टेका और बेबसी से कहा, तुम लोगों को और किताबें पढ़नी चाहिए, नहीं तो यह मेरे बड़े भाई के लिए बहुत शर्मनाक होगा। एक दिन वह अचानक उठा, अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। हर जगह अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंगु इतना चिंतित था कि वह घबरा गया, इसलिए उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और सामने अंधेरे की ओर चला गया।
तियानमिंग ने अखबार पढ़ना जारी रखा। हालांकि यंग झेंग ने 6 राज्यों के पात्रों को एकीकृत कर दिया था, तियानमिंग अभी भी बड़े पात्रों को नहीं जानता था। कुछ देर इसे पढ़ने के बाद उन्होंने एक तस्वीर की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ एक कुल्हाड़ी है। बड़ा आदमी, बिग ब्रदर जियो जैसा। स्काई टावर पर चढ़ना, ये वास्तव में आकाश की ओर एक कदम है। यंग झेंग ने आकाश टावर की दिशा को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। फुनियान ने सिरदर्द के कारण अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और झांग लियांग से पूछा, ओवरी, क्या आपके पास कोई विचार है? इस दुनिया में जीवन के अमृत भी हैं, पंगु क्यों नहीं हो सकते? तियानमिंग ने अपना सिर घुमाया और शाओयू को जवाब दिया और सूर्य का निरीक्षण करना जारी रखा। झांग लियांग ने अखबार अपने हाथ में रखा, फुनियान को हाथ झुकाए और कहा, वरिष्ठ भाई, यदि आप चाहते हैं कि अखबार के हर अंक पर मेरे कन्फ्यूशियस सिद्धांत छपे हों, तो आपको पहले क्लाइंबिंग टावर के मालिक जियोजी से सहमत होना होगा। बड़े भाई, हालांकि तियानमिंग बिग ब्रदर शाओयू कहलाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे कहानियां सुनना पसंद था और यह अमर कहानियों के बारे में भी थी। उसे और भी अधिक खुजली महसूस हुई, इसलिए उसने अनिच्छा से बिग ब्रदर को फोन किया और जब उसने शाओयू को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और तियानमिंग जल्दी से चिल्लाया, मैंने पहले ही तुम्हारे सबसे बड़े भाई को बुला लिया है, मुझे एक कहानी सुनाओ। शाओयू ने अखबार हाथ में हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़े भाई को बुलाओ और कहानी पढ़ो। कहानी क्या है? तियानमिंग ने उत्सुकता से पूछा। अमर लोगों के बारे में एक कहानी, शाओयू ने मोहक ढंग से कहा। अखबार में लेख पढ़ने के बाद कन्फ्यूशियवाद के प्रमुख फुनियान ने अखबार अपने हाथ में रख दिया और उत्साह से दोनों छोटे भाइयों से कहा, मेरे कन्फ्यूशियवाद को बढ़ावा देने में इस अखबार की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप कन्फ्यूशियवाद पर मेरे क्लासिक लेख पढ़ेंगे तो दुनिया में हर कोई मेरे कन्फ्यूशियवाद को एक शिक्षक के रूप में लेगा और कन्फ्यूशियवाद एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच जाएगा। जैसे ही वह मर रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पूरा शरीर अचानक मौलिक रूप से बदल जाएगा। उसने जो सांस छोड़ी वह अचानक हवा और बादलों में बदल गई। उसके कराहने की आवाज गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट में बदल गई। उसकी बाईं आंख सूर्य बन गई, दाहिनी आंख चंद्रमा बन गई, हाथ, पैर और शरीर पृथ्वी और पर्वत बन गए, खून नदियां बन गया, टैंडन सड़कें बन गईं, बाल और दाढ़ी आकाश में तारे बन गए, त्वचा और बाल बन गए, घास और पेड़ बन गए, मांसपेशियां पृथ्वी बन गईं, दांत और हड्डियां चमचमाती धातु और कठोर पत्थर खजाने बन गए, शरीर पर पसीना भी बरस बरस बन गया। जियो जी। जब फुनियान ने झांग लियांग की बातें सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने ये नाम अभी अभी देखा हो। उसने अखबार उठाया और देखा कि अखबार के तीसरे पन्ने पर पहली स्नो गर्ल सियाई की लेखिका द नंबर 1 सन इन द वर्ल्ड जियोजी, ये 8 अक्षर थे। लिटिल सेज विलेज में तियानमिंग ने बैगी कपड़े पहने हुए थे। शाओयू को कुछ ऐसा पकड़े हुए देख रहा था, उसे नहीं पता था कि यह किस चीज से बना है। वे सभी जानते हैं कि समाचार पत्र निश्चित रूप से कन्फ्यूशियवाद के प्रचार में एक असाधारण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आखिरकार समाचार पत्र कन्फ्यूशियवाद द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। इस बार कन्फ्यूशियस के एनालिक्स में कुछ लेख इच्छानुसार मुद्रित किए गए थे और कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता है। आसमान पर चढ़ते हुए, क्या अगली बार आप कन्फ्यूशियस सिद्धांतों को अखबारों में छापेंगे? ये पता चला है कि वह डेंग टियानलो का मालिक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका स्वर इतना बड़ा है। फुनियान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, इससे पहले कि उन्होंने इस स्नो गर्ल सियाई को देखा, जिसे कन्फ्यूशियस एनालिक्स से ऊपर स्थान दिया गया था, उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। हालांकि यह कविता एक अच्छा शब्द माना जाता है जिसे युगों युगों तक प्रसारित किया जा सकता है, फिर भी यह कन्फ्यूशियस से कमतर है। अब जब मुझे पता है कि इस कविता का मूल लेखक सेंग टियानलो का मालिक है, तो स्नो गर्ल को प्रथम स्थान दिया जाना सामान्य है। आखिरकार मैंने इसे जनता के सामने जारी करने का साहस किया। यंग झेंग केवल 7वें स्थान में प्रवेश करने के लिए योग्य है जब वह सेंग टियानलो में आता है। जमीन। इन शब्दों से आप जान सकते हैं कि क्लाइंबिंग टावर का मालिक कितना पागल है। भाई, अगर हम अखबार का हर अंक मेरे पास ला सके तो कन्फ्यूशियस सिद्धांत, हम निश्चित रूप से कन्फ्यूशियवाद को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हर अखबार में कन्फ्यूशियस लेख छपे, तो निर्णय हमारे ऊपर नहीं है। ये डेंग टियानलो के हाथों में है और अखबार को नोटिस करना संभव है, जो 100 स्कूलों के सिद्धांतों को फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। और मुझे डर है कि यह सिर्फ हमारा कन्फ्यूशियस परिवार नहीं है। यान लू ने जोर से कहा, आप क्या जानते हैं, इसे पंगु कहा जाता है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहला महान देवता।
शाओयू ने तियानमिन को हिकारत से देखा और गुस्से से कहा, अपने आदेश का पालन करें। एक काली आकृति अचानक प्रकट हुई, यंग जेन के सामने सम्मानपूर्वक घुटने टेकते हुए, और कहा, ये यंग जेन का निजी अंगरक्षक, छाया रक्षक है। क्या कहा? तुम्हें सबसे बड़ा भाई कहना चाहिए। तियानमिंग ने जवाब दिया कि उसे मात नहीं देनी चाहिए। अखबार। तियानमिंग ने कुछ देर सोचा और पाया कि उसने ये शब्द फिर कभी नहीं सुना है। तियानमिंग ने बिना पीछे देखे कहा, मैं सूरज को देख रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि पंगु की आंखें कितनी बड़ी हैं। लेकिन लॉर्ड डेंगटियन का ठिकाना हमेशा से अज्ञात रहा है। अगर हम उसे ढूंढना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि इसमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। यान लू ने जारी रखा। जब फू न्यान ने ये शब्द सुने, तो उसने फी जिफांग से कहा, चूंकि यह मामला है, ओ जिफांग, मुझे यंग मास्टर जियो के लिए एक उपहार दो। फू न्यान ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं कन्फ्यूशियस शिष्यों को डेंगटियन टॉवर के नीचे की दुकानों को रिपोर्ट करने और उनके माध्यम से डेंगटियन टॉवर के मालिक से संपर्क करने का निर्देश दूंगा। शिल्यान ने कुछ देर तक तियानमिंग को देखा, सिर हिलाया और धीरे से अपना दाहिना हाथ फैलाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जिमू और अन्य लोगों ने तियानमिंग की लोमड़ी नकली बाघ जैसी उपस्थिति देखी, और वे उसे कुछ बार थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन जियोजी को देखने के बाद वे केवल व्यथित हो सकते थे, तियानमिंग को धन्यवाद दे सकते थे और उन्हें माफ कर सकते थे। यहाँ बकवास करने की हिम्मत कौन कर रहा है? जब जिमू ने किसी को कन्फ्यूशिवाद के बारे में बुरा बोलते हुए सुना तो वह जल्दी से घूमा और चिल्लाया, आज सबसे पहले यहाँ जाएं। लिटिल सेज विलेज का दरवाजा यंग मास्टर जियोशी के लिए हमेशा खुला रहेगा, कृपया, यंग मास्टर जियोशी। फू न्यान उठे और व्यक्तिगत रूप से जियोजी और अन्य लोगों को लिटिल सेंस विलेज से बाहर भेजने के लिए तैयार हुए। जैसा कि आपने कहा, कोई लाल पाउडर नहीं है। शी लैन की निर्दोष हथेली को देखते हुए तियानमिंग ने कुछ गर्व के साथ सी म्यू से कहा, बड़े भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यान लू ने अनुमोदन की दृष्टि से कहा, इस युग में समाचार पत्रों द्वारा कन्फ्यूशिवाद का प्रचार किया जा सकता है, जो अन्य प्रचार प्रसार से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। कन्फ्यूशिवाद के इतने सारे ऋषि क्लासिक्स के साथ मिलकर कन्फ्यूशिवाद निश्चित रूप से विचार के 100 स्कूलों में से सबसे प्रसिद्ध बन जाएगा। स्रोत तारानकन, हे, क्या फू न्यान ने तुम्हें यही सिखाया है? यदि हाँ, तो मुझे कन्फ्यूशिवाद पर संदेह है। इसी समय पीछे से एक मजाकिया आवाज आई, ये जासूस बहुत चालाक है। जैसे ही हमें पता चलेगा, वो तुरंत पीछे छोड़े गए गुप्त कोड को मिटा देगा। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो उसे अपना हाथ बढ़ाकर देखने के लिए कहें कि कहीं कोई लाल पाउडर तो नहीं है। जिमू ने शिल्यान की ओर इशारा किया और बुरी तरह चिल्लाया। सड़क। जब झांग लियांग ने जियोजी की बातें सुनी, तो वह असहाय होकर मुस्कुराया। वह जानता था कि जियोजी वास्तव में अपनी कमियों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था। यदि उसने उसे स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो संभवतः वह कन्फ्यूशिवाद से अलग हो जाएगा। कन्फ्यूशियस लेख इतने अच्छे हैं कि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कन्फ्यूशिवाद दूसरों को धमका रहा है। बड़े भाई, आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जियोजी अब सोंघाई शहर में है, और जिफांग कन्फ्यूशिवाद का प्रतिनिधित्व करने और उसे ज़ियाओक्सियानज़ून की यात्रा के लिए आमंत्रित करने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद झांग लियांग ने तुरंत कहा। ये देखकर जिमू ने फिर भी हार नहीं मानी और चिल्लाया, ये न्यान परिवार का जादू टोना होगा। ये न्यान परिवार द्वारा बनाई गई एक चाल। उसे गिरफ्तार करो। जब फू न्यान ने झांग लियांग के शब्दों को सुना, तो वह बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अंडाशे, मैं इस समय इसे आप पर छोड़ता हूँ। जियोजी को लिटिल सेजेस विलेज में अतिथि के रूप में आमंत्रित करना सुनिश्चित करें। जियोजी के तीनों लंबे समय तक लिटिल सेज विलेज में रहे। फू न्यान और अन्य लोगों के गर्मजोशी से स्वागत के तहत उन्होंने बहुत खुशी से बात की। जियोजी ने भी फू न्यान के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और अखबार में कन्फ्यूशियस सिद्धांतों को मुद्रित किया जाएगा, लेकिन केवल अगर कन्फ्यूशिवाद और जियोजी ने दोस्ती बनाए रखी, और अखबार में सभी कविताओं और गीतों को कन्फ्यूशियस सिद्धांतों के साथ मुद्रित करना असंभव था। सिद्धांत, इसका केवल एक भाग ही मुद्रित होगा, और कितना होगा मुद्रित होना स्थिति पर निर्भर करता है। मिस्टर जियो, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय हो गया है जब मैंने अपने वरिष्ठ भाई को इतना खुश देखा है जितना आज है। झांग लियांग ने नेतृत्व करते हुए जियोजी को धन्यवाद दिया। 3 दिन बाद जियोजी, जिसे झांग लियांग ने आमंत्रित किया था, मुरोंग फेंग और मुरोंग हुआन को ज़ियाओशिंग ज़ियान गांव ले गया। चाहे वह मो परिवार के साथ झांग लियांग का रिश्ता हो, या दक्षिण कोरिया में जियोजी के साथ उसका पिछला रिश्ता हो,
जब से उसने आमंत्रित करने के लिए अपना मुंह खोला, जियोजी स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। जिमू, इस सजा के रूप में, क्या आप कन्फ्यूशियस के एनालिक्स को जानते हैं जिसे आपने वापस जाने पर 10 बार कॉपी किया था? जियोजी को चंचल दृष्टि से उसे देखते हुए देखकर झांग लियांग को एहसास हुआ कि उसकी सजा बहुत हल्की थी, इसलिए उसने जिमू और उनसे कहा। जियोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओवरी, हमें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप भविष्य में मुझे जियाओजी कह सकते हैं। बड़े भाई जियो, तीसरे मास्टर, बहन फैंग और एल्डर हुआंग, आप ही यहाँ हैं। जब तियानमिंग ने जियोशी और अन्य लोगों को देखा तो आश्चर्य से चिल्लाया। उसने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें रजाई जिमू द्वारा पीटा जाएगा। अब जब बड़े समर्थक जियोजी यहाँ हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से एक रिश्तेदार को देखने जैसा है, और वह बहुत खुश हैं। आपने कहा कि वह ये नियांग परिवार का जासूस था, क्या आपके पास कोई सबूत है? तियानमिंग शिलैन के सामने रुका और जिमू और अन्य लोगों के साथ बहस की। ये बहुत अभिमान है, जियोजी। जियोजी की बातें सुनकर झांग लियांग दंग रह गए और फिर मुस्कुराए, जैसे कि वह तब कोरिया लौट आए हों, और वे दोनों पहले की तरह अलग नहीं थे। जियोजी ने चारों ओर देखा और कन्फ्यूशियस शिष्यों के एक समूह को दो लोगों से घिरा हुआ देखा। एक तियानमिंग था और दूसरा शिलैन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तियानमिंग शिलान की मदद कर रहा था। जिमू और उसकी पार्टी ने गुप्त रूप से दुर्भाग्य चिल्लाया। सुबह में फुन्यान व्यक्तिगत रूप से जियोजी से मिलने के लिए शिष्यों के एक समूह को लाया। उनका रवैया उस समय की तुलना में अधिक गंभीर था जब उन्होंने कुछ दिन पहले लीसी का अभिवादन किया था। ये देखा जा सकता है कि फुन्यान के दिल में जियोजी का एक उच्च दर्जा है। अगर झांग लियांग ने अभी ये दृश्य देखा है, तो थोड़ा कहना बेहतर होगा, लेकिन अतिथि जियोजी की नज़र में, अगर फुन्यान को इसके बारे में पता चला, तो वे भाग्य से बाहर हो जाएंगे। झांग लियांग उन कुछ लोगों में से एक थे जो जानते थे कि जियोजी ने मो कबीले के दिग्गज का उत्तराधिकारी बना लिया है। झांग लियांग भी कोरियाई हैं और उनके दादा उस समय दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री थे। वह स्वयं हानफी का अनुसरण करता था, और स्वाभाविक रूप से वह दक्षिण कोरिया के पूर्व 17वें बेटे जियोजी को भी जानता था, और वह और मूल 17वें बेटे भी दोस्त थे। जिमू और अन्य लोगों ने तियानमिंग और जियोजी को अभी अभी एक दूसरे का अभिवादन करते हुए सुना, और वे जानते थे कि इस बार वे लगाए गए थे। वे केवल ईमानदारी से तियानमिंग और शिलैन का सामना कर सकते थे, और माफी मांगने के लिए झुक गए। जिमू के पीछे कन्फ्यूशियस शिष्य ने कहा, यह दूसरे हाथ में होना चाहिए। इसी समय एक तेज आवाज आई, जिसने जियोजी का ध्यान आकर्षित किया। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया, आसमान में सुनहरी खामोशी छा गई। दूर दूर के पहाड़ सूर्यास्त के रंग बिरंगे कपड़ों से ढक गए और उस दिन सफेद बादल भी आग की तरह चमकदार लाल हो गए। ओ सीफेंग, आपके कन्फ्यूशियस शिष्यों के स्वभाव को अभी भी संयमित करने की आवश्यकता है। जियोजी ने मुस्कुराते हुए तियानमिंग और शिलैन की ओर सिर हिलाया, और फिर झांग लियांग से कहा जो उसके बगल में था। इस दृश्य को देखकर जियोजी सोच समझकर तियानमिंग की दिशा में चली, उसके बाद मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन भी चल पड़े। झांग लियांग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि जियोजी मो परिवार का एक विशालकाय सदस्य था, और तियानमिंग मो परिवार का एक सदस्य था। अब जिमू और उसके कन्फ्यूशियस शिष्यों ने तियानमिंग को धमकाया और जियोजी ने उन्हें पकड़ लिया। यदि जियोजी क्रोधित होती और फू नियान को बताती, तो जिमू और अन्य लोगों को नुकसान होता। बड़े भाई निराश नहीं होंगे। झांग लियांग ने हाथ झुकाए। थर्ड मास्टर, मिस्टर जियो, ये देखने के बाद कि कौन आ रहा है, जिमू ने झट से सम्मानपूर्वक सलाम किया। मिस्टर फू न्यान बहुत विनम्र हैं, बस अंडाशे को हमें भेजने दीजिए। जियो जी ने फू न्यान को रोका और कहा। जियो जी के जियो जियानिक्सियन गांव में आने के बाद फू न्यान ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए एक प्रकार का शिष्य लाया, और सर्वोच्च शिष्टाचार के साथ विशिष्ट अतिथि जियो जी का स्वागत किया। यान लू, मैं देख पाया हूं कि कन्फ्यूशिवाद हमें पीक के भविष्य की ओर ले जाएगा। फू न्यान ने जियो जी और अन्य लोगों को जाते हुए देखा, और यान लू से कहा, जो थोड़ा उत्साहित था। हाँ, वरिष्ठ भाई, युवा मास्टर जियो, कृपया। झांग लियांग सिर हिलाया और जियो जी और अन्य लोगों को बाहर की ओर ले गया। आह, मुरोंग हुआन के शब्दों को सुनकर, और फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ जियो जी की ओर देखते हुए, शिलेन फिर भी बैठ गया। ली सी का चेहरा थोड़ा बदल गया, और उन्होंने जियो जी से कहा, मैं यंग मास्टर जियो के प्रस्ताव को महामहिम सम्राट को रिपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर महामहिम सम्राट सहमत नहीं है, तो मुझे डर है कि वह समय आ जाएगा। शिलैन, जो जियोजी के साथ वापस आए, उसने जियोजी की पीठ पर नजर डाली, पीछे मुड़ी और मदद करने के लिए पीछे की रसोई में चली गई।
स्तब्ध मत हुए, बैठिए और साथ में खाना खाए। जियोजी ने शी लैन का अभिवादन किया, जो थोड़ा स्तब्ध था। फिर भौहें चढ़ गईं और फेटी डिंग से कहा, फेटी डिंग, बाहर मेहमान हैं, जाओ और उनका स्वागत करो। फेटी डिंग, जो अभी अभी दूसरी मंजिल पर उतरा था, उसने बाहर लोहे के कवच और साफ सुथरे कदमों की आवाज सुनी और फिर नीली लंबी शर्ट और मूंछों में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अंदर आते देखा। ठीक है, फेटी डिंग को नहीं पता था कि जियोजी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन चूंकि जियोजी ने ऐसा कहा था, बाहर कोई बड़ा आदमी होगा, और वह निजी कमरे से बाहर निकल गया। बहुत कम नहीं, तीसरे मास्टर, मिस्टर जिमू ने इस्तीफा दे दिया है। जब जिमू ने झांक लिया के शब्दों को सुना, तो पूरा व्यक्ति ठीक नहीं था, और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जियोजी और अन्य लोगों को सम्मानपूर्वक झुकाया, और फिर लोगों का एक समूह जल्दी से चला गया। यदि वे नहीं गए तो वे 2 महीने तक अपना खाली समय व्यतीत करेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ दूसरी मंजिल पर निजी कमरे में चलें, फेटी डिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जियोजी और अन्य लोगों को दूसरी मंजिल पर ले गया। फेटी डिंग, ये व्यवसाय है। यूजियन के दरवाजे में प्रवेश करते ही जियोजी जोर से चिल्लाया। उनकी अपेक्षा में जियोजी को उन्हें, प्रधानमंत्री को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। आखिरकार, भले ही वह खुद को मार डाले, यंग जेंग उसे जाने नहीं देगी। ऐसे अपमानजनक शब्द कहने के बाद लिस्टन को लगा कि उसने आधे पैर के साथ नरक के द्वार में कदम रखा है। शी लैन, चलो साथ चलें। मैं बस डिंग फेटी की डिश खाना चाहता हूँ। जियोजी ने तियान मिंग के बगल में शिलैन से कहा, फिर घूम गया और लिटिल सेज मेंशन के बाहर चला गया। लीसी को मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन की स्पष्ट जानलेवा आभा महसूस हुई, और उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक परत थी। मूल रूप से, उसने सोचा कि भले ही वह जियोजी से बात नहीं कर सका, फिर भी जियोजी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। सभी प्रमुख उद्योग यही हैं। मैंने सुना है कि आपने कुछ नए व्यंजन बनाए हैं, इसलिए मैं इसे आजमाने के लिए यहाँ आया हूँ। जियोजी मुस्कुराया। इस दृश्य को देखकर जियोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगली बार जब वे तियानमिंग में आपको धमकाने की हिम्मत करेंगे, तो आप अंडाशय को बता सकते हैं, और अंडाशय उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ और बार एनालेक्स की नकल करने के लिए कहेगा कि उनके पास आपको धमकाने का समय नहीं है। लॉर्ड ली समय चुनेंगे, जियाओजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। लीसी, आप यंग जेंग के लिए एक संदेश लेकर आएं। हालांकि मेरा उसका दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। अगर वह नहीं जानता कि क्या करना है, तो मुझे उसके लिए सम्राट बनने में कोई आपत्ति नहीं है। जियोजी ने लीसी की ओर देखा, जिसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था, और एक बार फिर आश्चर्यजनक बातें कही। भाषा, युवा मास्टर जियोशी, मैं लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसा करता रहा हूँ। जब मैंने आज तुम्हें देखा, तो तुम सच में युवा और होनहार हो। लीसी ने फेटी डिंग के पीछे पीछे कमरे में प्रवेश किया और एक नज़र में जियोजी को पहचान लिया। आखिरकार, कमरा पहले से ही वहां था, और मुरोंग फैंग नौकरानियां थीं। जबकि शिलेन ने एक आदमी के रूप में कपड़े पहने थे, केवल जियोजी, जिसने सफेद गाउन पहना हुआ था और धूल भरा स्वभाव था, आकाश के मालिक की पहचान के अनुरूप था। जियोजी की बातें सुनकर शिलेन ने आश्चर्य से जियोजी की ओर देखा। मुझे मिस्टर जियो के भोजन में खलल डालने के लिए बहुत खेद है, लेकिन जब से उन्हें महामहिम सम्राट से आदेश मिला है, लीसी मिस्टर जियो के ठिकाने का पता लगाने के लिए उनकी तलाश कर रहे हैं। इस बार, जब उन्हें खबर मिली कि मिस्टर जियो यूजियन में दिखाई दिए हैं, तो लीसी जल्दी से वहां पहुंच गए। यंग मास्टर जियो की याक्सिंग को परेशान करने के लिए कृपया मुझे माफ करें। लीसी ने जियोशी के स्वर में असंतोष सुनने के बाद माफी मांगते हुए कहा। जियोजी के शब्द गिर गए, और मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन के हाथ पहले से ही उनकी कमर के चारों ओर नर्म तलवारों पर थे। अगर कुछ भी गलत होता तो वे ऐसा करते, एक जोरदार शॉट लगाओ और लीसी को यहाँ मार डालो। मास्टर जियांगुओ वास्तव में हमारे स्टोर पर आए, क्या दुर्लभ ग्राहक थे। फेटी डिंग ने जब आगंतुक का चेहरा थोड़ा बदला हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, यंग झेंग ने तुम्हें क्या आदेश दिया, बस ये बताओ। तुम्हें चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जियोजी ने सूप का एक घूंट लिया और सीधे मुद्दे पर कहा, अगर यंग झेंग ने इसे छीनने की हिम्मत की, तो किन नहीं जीतेगा, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं। जियोजी ने लीसी की ओर देखा और चंचल भाव से कहा। डिंग फेटी ने अपने हाथ रगड़े और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जियांगुओ वास्तव में अच्छी तरह से सूचित है। युवा मास्टर जियोजी दूसरी मंजिल पर निजी कमरे में खाना खा रहे हैं। तुम्हें ऐसे विद्रोही शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई। जियोजी की बातों से लीसी डर गया।
जियो जी ने उसके सामने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत की। क्या वह खुद को चुप कराना चाहता था? अन्यथा वह स्वयं किन राज्य के प्रधानमंत्री के सामने ऐसे शब्द कहने का साहस कैसे कर सकते थे? क्या उसे डर नहीं है कि वह महामहिम सम्राट को बता देगा? समय आने पर महामहिम सम्राट निश्चित रूप से अपने आरोही टॉवर को शांत करने के लिए सेना भेजेंगे। तब दुकानदार लॉर्डिंग रास्ता दिखाएगा। ली सी ने हल्के से कहा। आप लोग दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ली सी जियोजी के कमरे के दरवाजे तक फेटीडिंग के पीछे पीछे गए और अपने पीछे के 4 सैनिकों से कहा। वहां सैकड़ों सैनिक सराय की रखवाली कर रहे थे और उसने नहीं सोचा कि यह कोई अच्छा सौदा है। जियो जी की मुलाकात का खतरा क्या है? इन सैनिकों को लाना जियो शी के लिए अपमानजनक है। जब वे पहली बार मिलते हैं तो वह जियो शी पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहते। यह यंग जेन को अपना मिशन सौंपने के बारे में है। ठीक है, यंग जेन को बताओ कि मेरे लिए समाचार पत्रों की उत्पादन पद्धति को सौंपना असंभव है, लेकिन अगर वह श्वेत पत्र चाहता है तो वह इसे मुझसे खरीद सकता है। जियोजी ने भालू के पंजे को काट लिया। फिर उसने लीसी से ऐसे स्वर में कहा जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। जियो जी की बातें सुनकर लीसी ने चुपचाप राहत की सांस ली। कम से कम उसकी जान तो बच गई। उसने जियोजी के अद्भुत शब्दों को पहले ही नजरअंदाज कर दिया था। मूल रूप से उसने केवल सोचा था कि जियोजी एक पागल आदमी था, लेकिन अब वह सोचता है कि जियोजी एक पागल है। वह यंग जेन को ये शब्द बिल्कुल बताएगा, इसलिए यंग जेन को सिर दर्द होने दें। वैसे भी वह अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। जियो जी के साथ रहना क्रोधित यंग जेन के साथ रहने से ज्यादा खतरनाक लगा। ज़ियाओफेक, कृपया उसे बताएं। अगर यंग जेंग वास्तव में सेना भेजने की हिम्मत करता है तो वे अपने कवच को छोड़े बिना उन्हें मार देंगे। आपको उसे दर्द बताना होगा। जियो जी ने मुरोंग फैंग से कहा जो उसके बगल में था। जियो जी ने इस बार ली सी से ये शब्द क्यों कहे? इसका कारण यह है कि जियो जी का वर्तमान आरोही टॉवर किन सेना के हमले को रोकने में सक्षम है, और जियो जी ने खुद शाओ सिमिंग, वानिए, फेहुआलियू जैसे समूह से सीखा है। हमला करने की ये नियान तकनीक, भले ही 1 लाख सैनिक आए, ये जियोजी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जूनियर, यह अच्छा नहीं है, कुछ हो गया। इस समय मो परिवार का एक शिष्य पिछवाड़े में भाग गया और उत्सुकता से जियो जेहुई को सूचना दी। ये फिर से शातिर महिला दासिमिंग है। लानत है। बड़े हथौड़े ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और दांत पीसकर चिल्लाया। इन भाइयों की आंतरिक शक्ति और मार्शल आर्ट कल्टीवेशन बेस दिग्गजों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हमला मिडिल स्कूल के तुरंत बाद हुआ और खून खौल गया और मर गया। डुआना मुरोंग ने बदसूरत चेहरे के साथ कहा। 6 आत्माएं अभिशाप से डरती हैं। नाम सुनकर जूनू और डुआन मुरोंग के हाव भाव बदल गए और इस कदम के कारण मो कबीले के दिग्गज की मृत्यु हो गई। मो परिवार के अधिकांश शिष्यों को क्लाइंबिंग टॉवर की शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन कुछ शिष्यों को समाचारों से संपर्क करने और जांच करने के लिए जिम्मेदार होने के लिए विभिन्न गणों में व्यवस्थित किया गया था, लेकिन गढ़ से संपर्क करने वाले मो परिवार के शिष्यों को उम्मीद नहीं थी कि वे मारे जाएंगे। आप क्या कर रहे हो? जैसे ही जियोजी ग्वेहाइजुंग के पिछवाड़े में लौटा, उसने रूफसी और अन्य लोगों को उनसे घिरा हुआ देखा, जोर से पूछा। मास्टर, आप ठीक समय पर वापस आ गए, और मैंने आपको फिर से दिखाने के लिए कुछ देखा। जब रॉबाजी ने जियोजी को देखा तो रहस्यमय ढंग से कहा। जियोजी के बोलने के बाद वे एक बड़े हथौड़े के साथ सोंगहाई शहर के बाहर संपर्क बिंदु पर पहुंचे। आह, यही बात है। सौभाग्य से, ये सुनकर बिग हैमर ने खुशी से कहा, लेकिन सौभाग्य से भूल गया, अन्यथा स्क्रॉल बिना कुछ लिए चोरी हो जाता। तब से गोंग शुओक्यू ने इस बच्चे को डिजाइन किया है। मैं आकर उसके तरीकों को जानने जा रहा हूँ। बूढ़े आदमी बान ने गायनी के शब्दों को सुना और जल्दी से कहा, पिछली बार जब गोंग शुओक्यू शहर में था तो वह मो परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया था, लेकिन इससे बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हो गया। खेत में प्रवेश करने के बाद जहां संपर्क बिंदु स्थित था, मेरी नजर जिस चीज पर गई वह गड़बड़ थी। संपर्क के प्रभारी 5 मोहिस्ट शिष्यों के शव जमीन पर गिर गए। लकड़ी का टूटा हुआ बैरल कुएं के पास गिर गया और बैरल के मुंह से पानी की बूंदें टपकती रहीं। आसपास के क्षेत्र में पानी का एक पोखर इस बात का संकेत दे रहा था कि उस समय अचानक हुई घटना। शिष्य तैयार नहीं थे और एक एक करके खेत का काम कर रहे थे। शिनलैन ने जियोजी की पीठ की ओर देखा और उसके बारे में थोड़ा चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शू की मूल निवासी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से किन की सेना की ताकत को जानती थी। कुछ महीने पहले मेंग तियान ने व्यक्तिगत रूप से शू पर हमला करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया और शू की सेना को वापस भी लौटाया।
पीढ़ियों से संरक्षित हिबिस्कस पेड़ छीन लिया गया है और वह इस मामले की जांच करने के लिए सुंघाई शहर आएंगी। इस तरह की अच्छी बात, हम निश्चित रूप से इसे आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ये देखकर रॉबर्जी ने बहुत वफादार स्वर में कहा, खांसी खांसी। किनारे पर बड़े हथौड़े ने रूबजी की आत्मसंतुष्ट उपस्थिति देखी और जानबूझकर या अनजाने में कुछ बार खांसी, जिसका अर्थ है कि ऐसा लगता है कि आपने किसी को याद किया है। जादू टोने की तकनीक विफल होने के बाद ये गोंद हारे हुए सामरिक जानवरों और किनसेना की बड़ी टुकड़ियों ने बिना किसी घटना के पूरे शू साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। शिलेन थोड़ा चिंतित था कि जियो जी शू के नक्शे कदम पर चलेगा। शुभ सहयोग। बिग हैमर को संतोषजनक उत्तर मिला और उन दोनों ने एक दूसरे को एक एक थप्पड़ मारा। ये ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल है, जो साम्राज्य में शीर्ष स्तरीय गोपनीय दस्तावेज का प्रतिनिधित्व करता है, और इस पर स्वयं यंग झेंग ने हस्ताक्षर किए थे। इस रहस्य को जानने वाले कभी भी 3 से अधिक लोग नहीं होंगे। इस स्क्रॉल की उत्पत्ति को पहचाना। जियाओ फेक, जियाओ हुआंग, आप दोनों अगले समय में क्विंगयुन शहर में होंगे। आपके प्रभारी होने पर मैं निश्चिंत रहूंगा। यूजियन छोड़ने के बाद जियोजी ने मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआंग से कहा। बोलने के बाद रॉबर्जी ने अपनी बाहों से एक काला स्क्रॉल निकाला और मेज पर रख दिया। फेटी डिंग और शिलेन ने लीसी को वापस जाते हुए देखा, फिर भी थोड़ा हैरान हुए। क्या जियो जेड के शब्दों का मतलब सिर्फ ये था कि उनका यंग झेंगमिंग के साथ झगड़ा हो गया था। रूफसी की खुली आंखों वाली अभिव्यक्ति और बकवास बातें देखकर हर कोई अपने दिल में चुपके से हंसा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए किसी ने इसे नहीं तोड़ा। ठीक है, अब हमारे वापस जाने का समय हो गया है। जियोजी ने अपना भोजन जल्दी से समाप्त कर लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसने अभी जो कहा उसके कितने भयानक परिणाम होंगे। सौभाग्य से आपने इसे नहीं पढ़ा। ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल एक विशेष तंत्र लॉक द्वारा संरक्षित है और इसे बाहर निकालने के लिए पासवर्ड को क्रैक करना होगा। यदि इसे जबरन खोला गया तो अंदर मजबूत एसिड मेल होगा और रहस्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। जियोजी ने चोरजी और बड़े हथौड़े की ओर देखा, कुछ मजाक में कहा। ठीक है, चलो पहले चलकर देख लें। जियोजी ने क्रोधित स्लेजहैमर को रोका और शांति से कहा। मूल रूप से शू के जादू टोने पर भरोसा करने वाले शू के लोगों ने किनसेना के हमले की परवाह नहीं की, लेकिन शू पर हमला करने के लिए किनसेना के साथ येनयान परिवार और गोंगशू परिवार भी थे, जिन चुड़ैलों पर शू को गर्व था। येनयान परिवार की येनयान तकनीक के सामने इसका कोई खास असर नहीं हुआ। मास्टर, आप उस खजाने को बाहर निकालना चाहते हैं और किन जून से निपटना चाहते हैं। मुरोंग फैंग ने जियोजी की बातें सुनी और जियोजी का मतलब समझा। उन खजानों के साथ किन जून जितनी बार मर सकता था, मरेगा। यह स्लेजहैमर एक पल के लिए झिझका, जैसे कि उसे बहुत उत्साहित होना चाहिए, जैसे कि वह पहले इस चीज को देखना भूल गया हो। उसे कैसे पता चला कि यह मो परिवार का संपर्क बिंदु है? रूफसी ने कुछ संदेह के साथ पूछा। गोल्डन फायर घुड़सवार सेना का चयन और प्रशिक्षण मेंगतियान द्वारा किया गया था। हर बड़ी लड़ाई में ये घातक हमला मिशन था जो सीधे दुश्मन के दिल में घुस गया। ये साम्राज्य की कुलीन घुड़सवार सेना का इक्का था। कैसी भयानक तलवारबाजी है। मेंगतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके गालों पर ठंडे पसीने की एक बूंद छूट गई और उसने एक पल में 200 सुनहरे अग्नि घुड़सवारों को मार डाला। इसमें ऐसे भयानक लोग हैं दुनिया। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि आप मर जाएं तो आप आपकी मदद नहीं कर सकते? गाओ जियानली की बातें सुनकर बिग हैमर असंतुष्ट होकर चिल्लाया। ये संभावनाओं में से एक है। गाओ जियानली ने बड़े हथौड़े की ओर देखा और अपना चेहरा बदले बिना कहा। स्रोत जिंगहुन, महान किन साम्राज्य में देश के 2 महान रक्षकों में से एक, येनयान परिवार में एक दुर्लभ युवा प्रतिभा है और वह दिमाग पढ़ने में अच्छा है। गायनी ने धीरे से कहा। इस तरह के घुसपैठ के दृश्य ने युद्ध कठोर दिग्गजों के इस समूह को भी चौंका नहीं दिया और एक दूसरे की ओर नहीं देखा। क्या भयानक जानलेवा आभा है, मेरा शरीर हिल नहीं सकता। मेंगतियान ने जियोशी को चलते हुए देखा, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया था और वह हिल नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेंगतियान हिलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी अभी जियोजी ने जो जानलेवा आभा बिखेरी थी, वह उसे डरा रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां सख्त थीं। हालांकि जियोजी ने स्याही की भौहें पीछे कर ली, लेकिन मेंगतियान को लगा कि उसकी गर्दन पर एक तेज तलवार है। जब तक वह हिलने की हिम्मत करता, उसका सिर तुरंत जमीन पर गिर जाता। यह असंभव है। हम सभी आह झोंक के चरित्र को जानते हैं, वह जासूस कैसे हो सकता है? जैसे ही गाओ जियानली ने बोलना समाप्त किया, बड़े हथौड़े ने उसे रोक दिया। उसे विश्वास था कि उसका भाई देशद्रोही नहीं होगा।
मो परिवार के शिष्य आहझोंग नहीं जानते थे कि जूनू और अन्य मो परिवार के नेता ग्वेहाई गांव में रहते थे। वह उस गुप्त गढ़ को जानता था जहां मो परिवार के शिष्य एकत्र हुए थे। इसलिए भले ही जिंगहुन ने दिमाग पढ़ने की तकनीक का उपयोग किया हो, वह केवल मो परिवार के गुप्त गढ़ का स्थान जान सकता था, न कि मो परिवार के गुप्त गढ़ का स्थान। ये जानते हुए कि स्नो मेडेन और अन्य लोग ग्वेहाई गांव में रहते हैं, वे अपराध स्वीकार करने के लिए उसे यातना देंगे। जूनू ने चिंतित होकर कहा, कभी कभी जीना मौत से बेहतर नहीं हो सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चाहे कुछ भी हो, हमें आहझोंग को बचाना होगा, बिग हैमर ने उत्सुकता से कहा। बिग हैमर भाईचारे को सबसे अधिक महत्व देते हैं। जब वह यान साम्राज्य में था, तो अपने भाई को बचाने के लिए उसने लगभग कई बार अपनी जान ले ली। मैंने सुना है कि आपने हमारे मो परिवार के एक शिष्य को पकड़ लिया है। मुझे अच्छा लगा कि आप उसे मुझे सौंप सकते हैं, काले लबादे वाले आदमी ने हल्के से कहा। दो संभावनाएं हैं, कल यहाँ 6 भाई ड्यूटी पर होंगे और यहाँ केवल 5 लाशें हैं, गाओ जियानली ने हल्के से कहा। जबकि मेंग तियान ने किसी को जांच करने का आदेश दिया, उसने, जो युद्ध के मैदान में था, तुरंत फिर से आदेश दिया। किसी भी बदलाव की स्थिति में सैनिकों ने एक रक्षात्मक गठन स्थापित किया है। तुम्हारे सामने कौन है? भूत होने का नाटक कर रहा है। मेंग तियान ने भौहें सिकोड़ ली और जोर से चिल्लाया। टकराना, एक लंबी तलवार के म्यान में लौटने की आवाज के साथ बैंग 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 भारी वस्तुओं के जमीन पर गिरने की आवाज आई और जियोजी की ओर बढ़ रहे 200 गोल्डन फायर घुड़सवारों ने अपनी जान गंवा दी। मेंग तियान के शब्द गिरे और काले लबादे में एक आदमी धीरे धीरे घने कोहरे से बाहर चला गया। जनरल, घाटी के सामने हलचल होती दिख रही है। मोहरा का एक सैनिक तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर मेंग तियान के पास आया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। जो संभव है, बिग हैमर ने झट से पूछा। ये सुनकर मेंग तियान ने भौहें चढ़ा दी और अपने सामने कोहरे की ओर देखा। सन्नाटे में अजीबता का आभास था। सामने अज्ञात स्थिति का सामना करते हुए मेंग तियान ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने आदेश दिया, किसी को इसकी जांच करने के लिए भेजें। अगले ही पल काली तलवार की रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई और पूरी दुनिया एक परिदृश्य पेंटिंग की तरह थी। सभी भागने और मारने की आवाजें एक पल में गायब हो गईं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान शांत लगने लगा। बचाओ, बेशक, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आहझोंग कहाँ है, तब हम उसे बचा सकते हैं। जियोजी ने निर्णायक रूप से कहा। अगर यह आहझोंग मर गया तो ठीक होगा, लेकिन अगर वह नहीं मर गया तो हमें बचाना होगा, अन्यथा अगर जियोजी विशाल मौत देखता है और नहीं बचाता है तो ये सभी के दिलों को ठंडा कर देगा। हाँ, विशाल। जियोजी की बातें सुनने के बाद हर कोई तुरंत सम्मान से झुक गया और उन्होंने जियोजी का और भी अधिक सम्मान किया। लेकिन हम नहीं जानते कि आहझोंग अभी कहाँ है, और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो अब आहझोंग को बचाना मुश्किल है। इस समय गुप्त आधार खोजने के लिए आहझोंग ही उनके लिए एकमात्र सुराग है और उस समय उनकी कड़ी सुरक्षा की जाएगी। आहझोंग और अन्य लोग निश्चित रूप से मेंग तियान और अन्य लोगों द्वारा पकड़े जाएंगे। उसके साथ उसे बचाना बहुत मुश्किल है। गाओ जियानली शांति से विश्लेषण किया गया। मैं स्काई टॉवर में बलों को जल्द से जल्द आहझोंग का स्थान ढूंढने दूंगा। चूंकि आहझोंग अभी भी उनके लिए उपयोगी है, इसलिए थोड़े समय में कोई जीवन घातक खतरा नहीं होगा। एक बार जब मुझे उसका ठिकाना मिल जाएगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे बचा लूंगा। उसके, जहां तक आपकी बात है, अन्य कार्य भी हैं। आपका कार्य ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को जल्द से जल्द अनलॉक करना है, समझे? जियो जी ने गंभीर दृष्टि से कहा। मेंग तियान के शब्द विफल हो गए और सैनिक तुरंत एकत्र हुए और एक रक्षात्मक गठन किया। वे जाने के लिए तैयार थे। गति तेज थी और टीम साफ सुथरी थी। ये साम्राज्य की पहली इक्का दुक्का सेना बनने के योग्य थी और यह अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। एक व्यक्ति जो मन पढ़ने की तकनीक में फंस गया है, वह पूरी तरह से स्टार आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। भले ही वह मो परिवार के गुप्त गढ़ का खुलासा नहीं करना चाहता हो, मुझे डर है कि वह खुद की मदद नहीं कर सकता है, गायनी ने गंभीरता से कहा। दूसरी रात, व्यक्तिगत रूप से मेंग तियान के नेतृत्व में गोल्डन फायर कैवेलरी, जिंगहुन ने आहझोंग को हेरफेर करने के लिए कठपुतली तकनीक और दिमाग पढ़ने की तकनीक का इस्तेमाल किया, दिशा बताए और मो परिवार के गुप्त गढ़ की ओर भागे। थोड़ी देर के बाद कोहरा अभी भी पहले जैसा घना था और सब कुछ उतना ही शांत लग रहा था जितना पहली बार आने पर हुआ था। कुछ देर तक देखने के बाद सभी के कानों में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है जैसे एक बूढ़ा घोड़ा रास्ता जानता है
बस चुपचाप लौट रहा है, जैसे कोई भूत कोहरे के बीच से धीरे से गुजर रहा हो। अपने सामने खाली घोड़ों को देखकर ठंडक अस्थि मज्जा में प्रवेश कर गई, और कोई लड़ाई की आवाज नहीं थी, कोई चीख नहीं थी, या एक भी चेतावनी की आवाज नहीं थी। लेकिन घोड़े पर सवार व्यक्ति इतने अजीब तरीके से गायब हो गया। काले बागे के नीचे जियो जी ने असहाय भाव दिखाया, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि शांति समस्या का समाधान नहीं है। बस इतना ही। मो मेई मेंग तियान ने काले बागे में आदमी के हाथ में काली लंबी तलवार देखी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मो मेई का मो कबीले के दिग्गज का प्रतीक, यानी उसके सामने यह व्यक्ति नया मो कबीले का दिग्गज है। जानो, मन में क्या चल रहा है? बिग हैमर और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही जियोजी कदम दर कदम आगे बढ़ा, उसके सामने खड़ी सुनहरी अग्नि घुड़सवार सेना ने अनजाने में रास्ता छोड़ दिया। हालांकि वे जानते थे कि सैनिकों के रूप में उन्हें जियोशी को रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने जियोशी को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा। वे वास्तव में इसे रोकने की हिम्मत नहीं करते। और तो और, न केवल वे, बल्कि जिन युद्ध घोड़ों पर वे सवार थे, वे भी जियोजी से डरते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अभी अभी जियोजी के लिए रास्ता बनाने के लिए युद्ध के घोड़ों के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन इन युद्ध घोड़ों ने, जैसे कि उन्हें किसी भयानक चीज का सामना करना पड़ा हो, उनके लिए रास्ता बना दिया। हुश! जैसे ही जियोजी गाड़ी के पास पहुंचा, एक नीली आकृति तुरंत उसमें से निकली, और उसके हाथ में एक बैंगनी तलवार की चमक ने जियोजी को घायल कर दिया। डिंग बूम! जियोजी की आंखें सिकुड़ गईं, और उसने तलवार को रोकने के लिए काली भौहों को क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। आंतरिक शक्ति उसके हाथ से निकल गई, और एक हिंसक झटके ने नीली आकृति को हिलाकर रख दिया। ये नियान परिवार की सितारा आत्मा क्यूई को एक ब्लेड में इकट्ठा करती है, जो दिलचस्प है। जियोजी ने नीले सोने की सजावट वाला वस्त्र पहने हुए, हाथ में बैंगनी रंग का ब्लेड लिए हुए बच्चे की ओर देखा, जिसमें दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। आप मो परिवार के नए टाइकून हैं, आपकी ताकत बुरी नहीं है। जिंगहुन को जियोजी ने वापस जाने के लिए मजबूर किया, और कुछ चंचलता के साथ कहा। हालांकि ऐसा लगता है कि सतह पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार सोल अभी भी अपने दिल में बहुत परवाह करता है। अभी उसके क्यूई गैदरिंग ब्लेड ने अपने कौशल का 40% उपयोग किया है, और अभी भी गुप्त हमले का संकेत है, लेकिन इसे जियोजी द्वारा आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया था और पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। इस मो परिवार के दिग्गज की ताकत मो परिवार के दिग्गज की ताकत से अधिक मजबूत है। जियोजी कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरे से अपनी काली भौहें बाहर निकाली। काले वस्त्र के नीचे जियोजी की आंखें ठंडी हो गईं, काली रोशनी में बदल गईं, और स्टार आत्मा की ओर दौड़ गईं। जिंगहुन का चेहरा बदल गया, उसके हाथों ने क्यूई को एक ब्लेड में इकट्ठा किया। 8 सफल शक्तियां, एक हाथ वाली क्यूई की ब्लेड बनाने की शक्ति के 16 गुना के बराबर, दोनों हाथ ऊपर उड़ती हुई काली रोशनी की ओर बढ़े। अच्छा नहीं। बूम! बैंगनी वायु ब्लेड और काली काली भौहों की तुलना करने पर जिंगहुन को एक जबरदस्त शक्ति महसूस हुई जिसका विरोध नहीं किया जा सका, और फिर 1 दर्जन से अधिक लोगों को मारते हुए पूरे व्यक्ति को विस्फोट से उड़ा दिया गया। घुड़सवार सेना की सुनहरी आग पर कुछ मीटर की दूरी पर लोगों ने अपनी ओर रुख किया। थोड़ी देर के लिए वापस आ जाता है। बस जियोजी ने गाड़ी की दिशा पर नजर डाली, काली भौहें अपने हाथों में ली और धीरे धीरे जाने के लिए मुड़ा। वह जहां भी जाता, किसी को उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। सुनहरी अग्नि घुड़सवार सेना की निगरानी में जियोजी फिर से एकीकृत हो गया। घने कोहरे में वह धीरे धीरे गायब हो गया। कितना भयानक आदमी है! मेंग तियान ने जियोजी की पीठ की ओर देखा और चुपचाप राहत की सांस ली। उसे लग रहा था कि अगर काले लबादे वाले आदमी ने इसके बारे में सोचा, तो उसे, जिंगहुन और इन सुनहरे अग्नि घुड़सवारों को यही दफनाया जाएगा। हड्डियों का स्थान। जनरल, गाड़ी पर सवार मो कबीले का विद्रोही चला गया है। गाड़ी से एक सिपाही रिपोर्ट करने के लिए मेंग तियान के पास दौड़ा। अभी रॉबजी ने जिंगहुन के साथ जियोजी की लड़ाई का फायदा उठाया था और उस व्यक्ति को बचा लिया था, अन्यथा जियोजी इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। खांसी, मेरा कौशल उल्टा पड़ गया है, मुझे कुछ समय के लिए अपनी चोटों का ध्यान रखना होगा। यह मिशन विफल रहा। जिंगहुन ने एक और मुंह से खून निकाला और पीले चेहरे के साथ कहा, यही मामला है, मास्टर जिंगहुन, अपने घावों का अच्छा ख्याल रखें। जिंगहुन के शब्द सुनकर मेंग तियान ने सिर हिलाया और फिर गोल्डन फायर कैवेलरी को आदेश दिया। पूरी सेना पीछे हट गई। ये सोचते हुए जियोजी ने चलने के लिए बिजली की रोशनी का उपयोग करते हुए प्रगति की दिशा बदल दी और यूजियनिन की ओर सरपट दौड़ पड़ी। सोंघाई शहर के जनरल की हवेली में
मेंग तियान थोड़ी शर्मिंदगी में सुनहरी अग्नि घुड़सवार सेना के साथ वापस आ गया। युवा मास्टर, यह आखिरी जनरल की गलती थी। दुश्मन ने न केवल मो कबीले के विद्रोह को बचाया, बल्कि उसने लॉर्ड जिंगहुन को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेंग तियान शर्मिंदा दिख रही थी और फुसू से भीख मांग रही थी। जनरल मेंग, अपने आप को दोष न दें। इस बार आपने जिस दुश्मन का सामना किया उसकी ताकत हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि स्टार सोल मैच भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और 200 गोल्डन फायर घुड़सवार मारे गए, आप सभी नहीं। यह मेरी गलती है। फुसू ने पहले मेंग तियान को सांत्वना दी और फिर आगे कहा, ये सफाई अभियान सफल है या नहीं, हम एक सुराग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इस तरह हम सोंगहाई शहर के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र की 100 मील की मूल सीमा को कम कर सकते हैं, जिसका व्यास लगभग 10 मील है। बेटे ने जो कहा वह बिल्कुल सच है, मेंग तियान ने सम्मानपूर्वक कहा। जनरल मेंग, आपको इस क्षेत्र की गहन खोज करने के लिए सोंगहाई शहर के सभी सैन्य घोड़ों को जुटाना होगा और आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार और गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सजा पिछली गलती के साथ जोड़ दी जाएगी और अपराध भी जुड़ जाएगा। फुसू ने गंभीरता से कहा, किन के कानून हमेशा सख्त रहे हैं और जियांग मेंग तियान जैसे जनरल के लिए एक चीज के कारण दंडित होना असंभव है। घटना उसे सजा देगी, लेकिन अगर वह एक ही मामले में 2 गलतियां करता है, तो भले ही फुसू जानबूझकर उसका पक्ष लेता है, वह ऐसा नहीं कर सकता। आपका मतलब ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल से है? बिल्कुल, ली सी ने सिर हिलाया। 1000 मैकेनिकल कोड तांबे की प्लेट के बिना उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता है, और 1000 मैकेनिकल कोड तांबे की प्लेट जनरल के आवास में है और कोई भी इसे चुरा नहीं सकता है। फुसू ने आत्मविश्वास से कहा। जियोजी बिजली की रोशनी का उपयोग करते हुए जंगल में सोंगहाई शहर की दिशा में इत्मीनान से दौड़ रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक सफेद आकृति चमकी। जियोजी ने करीब से देखा और यह वेई जून के अधीन बाई फैंग निकला। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। जियोजी ने इसके बारे में सोचा। अगर उसे ठीक से याद है तो ऐसा लग रहा था कि शेन क्यूई और वेई जूंग लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वेई जूंग गायब हो गया। बाद में चिलियान ने बाई फैंग और अन्य लोगों को वेई जूंग को खोजने के लिए बाहर जाने के लिए कहा। ये सोचकर जियोजी ने चलने के लिए बिजली की रोशनी का उपयोग करना शुरू कर दिया और गहरे जंगल में खोज की। एनीमे में इस बार नायक द्वारा सुंदरता को बचाने के कारण शिलैन के साथ शाओयू का रिश्ता कई गुना बढ़ गया है। वह पहले शिलैन के सामने थे। इतने लंबे समय तक पक्ष में खेलने के बाद मैं इस बच्चे शाओयू को अंत में आड़ू चुनने नहीं दे सकता, या यह एक बड़ा नुकसान नहीं होगा। जियोजी ने कुछ देर तक गहरे जंगल में खोजबीन करने के बाद आखिरकार शिलैन को देखा, जिसने काली चड्डी पहनी हुई थी, और शिलैन को, जिसने अपने महिलाओं के कपड़े वापस पा लिए थे। वह वास्तव में एक सुंदर भ्रूण थी। हालांकि वह अपनी उम्र के कारण पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही एक दुर्लभ सुंदरता है।